हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो आज जो हमारा क्लास है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये हम जो भी हैवी मेटल पॉइजनिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। तो हम इसको जो हमारे 5 हैवी मेटल है जिनकी क्रॉनिक पॉइजनिंग हमको पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में है, इसको हम एक एक करके छोटे छोटे जो अपने लेक्चर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि हमारे सिलेबस में जो है वो क्रोनिक पॉइजन को ही फोकस किया गया है। हाउएवर हम अगर इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी को नहीं समझेंगे तो हमको क्रोनिक टॉक्सिसिटी समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हम जो भी केसेस हैं हम उसको एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रोनिक टॉक्सिसिटी के कॉम्बिनेशन में जाके हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमको चीजों समझने में आसानी हो जाए। अगर हमको एक्यूट टॉक्सिसिटी समझ में आ गया तो वहां पे इसका कोई नुकसान नहीं है। हाउएवर एग्जाम में क्रोनिक पॉइजनिंग पूछा है, मगर मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर जब खोल के देखे, सिलेबस में हाउएवर क्रोनिक टॉक्सिसिटी है, मगर एग्जाम में पॉइजनिंग हैवी मेटल टॉक्सिसिटी बोल के ऐसे इन जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो जहां पे हम एक्यूट टॉक्सिसिटी के भी कुछ पोर्शन लिख सकते हैं, ऐसा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम जो हैवी मेटल पॉइजनिंग है उनकी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 बोल के है, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग विद द हैवी मेटल्स। और हमारे को 5 डिफरेंट हैवी मेटल्स दिए गए हैं, जैसे आर्सेनिक है, लीड है, मर्क्यूरी है, आयरन है एंड कॉपर है। ये 5 हैवी मेटल्स दिए गए हैं। तो हम एक एक करके इन हैवी मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्सेनिक हैवी मेटल। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इंटरेस्टिंग है और समझने में भी आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो कुछ इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है आर्सेनिक की। पहली क्या है, फाउंड इन एबेंडेंस थ्रू आउट द अर्थ। ये हर किसी कंटिनेंट में, हर किसी कंट्री में, हर किसी जियोग्राफिकल रीजन्स में मिलते हैं और एक अबंडेंट मेटल है, ये हैवी मेटल है, राइट, जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। 20 मोस्ट कॉमन एलिमेंट, 20th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। तो मतलब ये हर जगह में, हर कंट्री में, हर कंटिनेंट में अवेलेबल है। कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ एक्यूट हैवी मेटल पॉइजनिंग, जो एक्यूट हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है ना, हाउएवर हमारे सिलेबस में क्रोनिक है मगर हम एक्यूट को भी साथ में लेके चल रहे हैं। जो एक्यूट हैवी मेटल पॉइजनिंग है ना, उसमें सबसे कॉमन जो है वो क्या है, आर्सेनिक है। जबकि हैवी मेटल में क्या है, लीड है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन इन क्रोनिक पॉइजनिंग, तो क्रोनिक पॉइजनिंग में भी सेकेंड मोस्ट कॉमन है, जबकि क्रोनिक पे जो सबसे कॉमन है वो है लीड। और फिर फिफ्थ में आता है कॉमनली इंजेस्टेड थ्रू दी कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, राइट। जो जनरली बहुत सारे ऐसे रीजन है ना इंडिया में भी या फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में भी है, जो हम बोरवेल से पानी निकालते हैं, अगर हम प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहे या वाटर को ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो ऐसे वाटर सोर्सेज में हैवी मेटल्स का कॉन्टामिनेशन हो सकता है किसी किसी जियोग्राफिकल रीजन में। और हम कंटिन्यूअसली बिना फिल्टर करे उस वाटर को पी रहे हैं तो वहां से आर्सेनिक हमारे बॉडी में आ सकता है। तो एक बार ये हैवी मेटल्स जो हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो ये रेडिली एलिमिनेट नहीं होते और धीरे धीरे हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इस तरीके से ये इनकी क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है और इनको वुड प्रिजर्वेटिव्स यहाँ वहां भी रखा जाता है, तो जिसकी वजह से भी ये हमारे सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन बन जाते हैं। देन दीज मेटल्स आर जनरली अब्सॉर्ब्ड थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। समटाइम अगर हमको लॉन्ग एक्सपोजर है तो डर्मल कॉन्टेक्ट्स या फिर इनहेलेशन से, अगर मैं आर्सेनिक वाली चीजों के साथ काम कर रहा हूँ या इसकी माइनिंग में काम कर रहा हूँ या इसके कॉन्टामिनेशन वाले एरिया में लंबे समय तक काम कर रहा हूँ, तो वहां से भी मेरे को स्किन या इनहेलेशन कॉन्टामिनेशन होने की संभावना रहती है, राइट। तो जो इसकी एक्यूट पॉइजनिंग रहती है वो इसके साथ एक्सपोजर होने के आधे घंटे से 1 घंटे में अपना सिम्टम्स दे देता है, राइट। और ये जो सिम्टम्स आने का ये जो टाइम है, ये अगर आदमी ने खाना खाया है तो ये टाइम थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ये कहना चाह रहा है ये वाला सेंटेंस। तो ये जो आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक कैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी को इंड्यूस करता है, हम अब वो देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, हाँ, ये जो हम यहाँ पे MOA की बात कर रहे हैं ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ये हम टॉक्सिसिटी की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें हर हैवी मेटल में कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं कि हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको हैम्पर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं आर्सेनिक कैसे काम कर रहा है। इट इनहिबिट्स दी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहता है, इसका नाम हमने सुना है, कहाँ सुना है हमने, इसका नाम सुना है हमने क्रेब्स साइकिल में, बायोकेमिस्ट्री में हमने
फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा फार्म डी में, या फिर बी फार्म में भी हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल या हमने जो ये है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये सारे साइकिल्स पढ़े थे। तो उनमें जो ये क्रेब्स साइकिल है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, उसमें हमने इस एंजाइम का नाम सुना होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ये जो क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में लिपोइक एसिड रहता है ना, उसको मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाता है। तो एक बार ये अगर एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो जो क्रेब्स साइकिल में एटीपी प्रोडक्शन का जो साइकिल है ना, वो साइकिल ऑटोमेटिकली हैम्पर हो जाएगा और जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। जितने अमाउंट में एटीपी बनने थे, एटीपी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी, हमारे बॉडी को हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी नहीं बनती, उसकी वजह से हमको टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऐसे ही इसका दूसरा मैकेनिज्म है, इट बाइंड्स विद दिस सल्फ हाइड्रिल एंजाइम। तो ये जो सल्फ हाइड्रिल एंजाइम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो ऑलमोस्ट सारे ही हैवी मेटल इस एंजाइम को बाइंड करते हैं। हम आगे भी इस एंजाइम को बार बार देखेंगे। सल्फ हाइड्रिल एंजाइम लाइक कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जो सल्फ हाइड्रिल एंजाइम्स में आता है। कीटोग्लूटारेट एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को, जो फिर से एटीपी साइकिल में यूजफुल है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये क्रेब्स साइकिल को डिसरप्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पायरुवेट और जो पायरुविक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में, राइट। अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और एटीपी का कम सिंथेसाइज हो रहा है। इट मेजरली अटैक द जीआईटी, स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स एंड लिवर। तो ये क्या कर रहा है, जीआईटी, स्किन, पेरिफेरल नर्व्स और लिवर्स को ज्यादा अटैक कर रहा है। मतलब जो हमारे सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स आने वाले हैं वो मेजरली इन्हीं सिस्टम से रिलेटेड आ सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, राइट। अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हुआ है, मतलब ये इनहेलेशन हुआ है या फिर डर्मल एक्सपोजर हुआ है या ऑकुलर एक्सपोजर हुआ है, तो वहां पे आदमी का बीपी बढ़ जाता है। फेशियल एडिमा, फेशियल एक्सपोजर है, आंख में एक्सपोजर है तो कंजंक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, आदमी को लाइट में जाने से दिक्कतें होती है। डिमिनिशन ऑफ विजन, विजन में दिक्कत है। डिप्लोपिया, डबल विजन, लैक्रिमेशंस, एक्सेसिव टीयर आना चालू हो जाता है, राइट। बर्निंग सेंसेशन होता है आंख में, मुंह में, नाक में, अपने ओरल रीजन पे, फेशियल रीजन पे, क्योंकि ये डायरेक्ट आर्सेनिक के कांटेक्ट में आया है। मतलब ये कोरोसिव, इरिटेंट जैसा एक्शन दिखा रहा है। और आंख में, मुंह में, स्किन में ड्राइनेस भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया अपना टॉपिकल एक्सपोजर है या एनवायरमेंटल एक्सपोजर है। अगर ओरल एक्सपोजर है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, हम इसको एकदम हाईलाइट करके समझेंगे एग्जाम में, एकदम टिपिकल सिम्टम है ये, गार्लिक लाइक ऑर्डर। अगर किसी ने आर्सेनिक को इंजेस्ट किया है, उसको ले लिया है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो वहां पे क्या होगा, गार्लिक लाइक ऑर्डर, वेरी टिपिकल सिम्टम है इसका। और क्योंकि इंजेक्शन करने से क्या होगा, ये रैपिडली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो जाएगा, तो आदमी को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो अपने हार्ट को एकदम से इन्वॉल्व कर दे रहा है। सिस्टमिक में पहुंच गया तो रेस्पिरेटरी को भी अटैक करेगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एपनिया, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, आस्थमा जैसे सिम्टम्स हो गए। अपना न्यूरोपैथी, डेलिरियम, इंसेफेलोपैथी, अब ये सीएनएस सिम्टम्स, ये सारी चीजें इसमें मैनिफेस्ट हो जा रही है। इसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे फैटी लीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। और इसका जो क्लासिकल और दूसरा सिम्टम है वो है मीज लाइन। क्या है ये, मीज लाइन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मीज लाइन ऐसे नाखून में ऐसे रेशेदार, जैसे अपने जबरा में क्रॉसिंग्स बन जाते हैं, ऐसे लाइंस बनते हैं नाखून में, उसको हम क्या बोलते हैं, मीज लाइन। तो जो अपना आर्सेनिक पॉइजनिंग है उसमें दो टिपिकल सिम्टम्स हमको देखने के मिलते हैं, गार्लिक लाइक ऑर्डर एंड मीज लाइन। ये दोनों एकदम से याद करिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर केस स्टडी डिस्कस करने के लिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर फिर क्रोनिक पॉइजनिंग हुई है आर्सेनिक की, तो हमको नीचे वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर केराटोसिस, स्किन में केराटिन का टिश्यू बढ़ जाता है। न्यूरोपैथी हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, मेलानोसिस होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है क्रोनिक में। तो जो हमने यहाँ पे एकदम से डिस्कस करी है आर्सेनिक पॉइजनिंग के सिम्टम में, हाइपर केराटोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन, हेयर लॉस, मीज लाइन एंड गार्लिक लाइक ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आर्सेनिक जो है वो क्रोनिक पॉइजनिंग में हमारे स्किन को ज्यादा टारगेट करता है, और जो इसके सिम्टम्स है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर्स एंड मीज लाइन है जीआईटी में। ये चीजें होप यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी।
तो हम आगे देखेंगे आर्सेनिक के बारे में, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम फीचर की बात कर रहे थे ना, मैंने यहाँ पे उसको फिर से समराइज कर दिया ताकि आपको एग्जाम में या हॉस्पिटल में या फिर कोई केस स्टडी में ज्यादा दिक्कत ना हो। राइट, मीज लाइन, नाखून में ऐसे लाइंस बन जाते हैं बार्स जेब्रा के जैसे। हाइपर पिगमेंटेशन, इसका हाइपर पिगमेंटेशन मतलब स्किन में जो अपना कलर का टैनिंग रहता है वो बढ़ जाता है, और इसका टिपिकल पैटर्न रहता है रेन ड्रॉप पैटर्न। राइट, जैसे अपना ये स्किन है, तो स्किन में अगर हम देखेंगे तो जो ये स्किन में जो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, ये ऐसे रेन ड्रॉप, ऐसे जैसे पानी के बूंदे गिरते हैं ना बारिश के टाइम पे, वो टाइप का एक टिपिकल पैटर्न रहता है, रेन ड्रॉप पैटर्न बोल के। और गार्लिक लाइक ऑर्डर जो मैंने पहले बोला, और हाइपर केराटोसिस जो केराटिन टिश्यू है वो स्किन में देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो हमको कौन से टाइप की हैवी मेटल पॉइजनिंग है उसको आइडेंटिफाई या डायग्नोज करने में हेल्प करता है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव या फिर जो क्वांटिटेटिव डायग्नोसिस मेथड है वो क्या होता है कि अगर हम यूरिन को एनालाइज करेंगे, 24 घंटे की यूरिन को कलेक्ट करेंगे और उसमें से फिर हम आर्सेनिक को निकालेंगे, तो हमको 100 माइक्रोग्राम से ऊपर आर्सेनिक देखने को मिलेगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं कि आदमी को आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो हम अब ये आर्सेनिक जो टॉक्सिसिटी है, यहाँ तक हम चीजों को समझ गए हैं कि ये कैसे टॉक्सिसिटी करा रहा है और इसके जो फीचर्स क्या है, बेसिकली डर्मल फीचर्स हैं, और अपने जो भी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में फेशियल रीजन्स में डर्मल एक्सपोजर होगी वो वाले फीचर्स हैं। फिर अगर जीआईटी में जा रहा है तो हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हेपेटिक सिस्टम इंक्लूडिंग रेनल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जा रहा है। और अगर क्रोनिक में हम देखेंगे तो स्किन को ही ये ज्यादा टारगेट कर रहा है। और इसके मैनेजमेंट में देखेंगे तो पहले सबसे पहले तो हम इसको सपोर्टिव केयर ही देंगे। हम इमेसिस करा सकते हैं, अगर एक्यूट पॉइजनिंग है गैस्ट्रिक लबास करा सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं और कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। क्रोनिक पॉइजनिंग है तो फिर ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। क्रोनिक पॉइजनिंग है तो हम चिलेशन, डायरेक्टली चिलेशन थेरेपी में जाएंगे, और एक्यूट पॉइजनिंग में हम चिलेशन थेरेपी में जा सकते हैं। राइट, जनरली ये जो हम चिलेशन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में ये हैवी मेटल्स है, हमारे बॉडी में क्या है कि ये हैवी मेटल्स है, तो हम इनको एक ऐसे कंपाउंड देते हैं जो इनके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और इनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। डिटॉक्सिफाई मतलब ये जो अब ये तो टॉक्सिक है, आर्सेनिक जैसे मानो कि आर्सेनिक का स्ट्रक्चर है, ये टॉक्सिक है, जैसे हम इसको चिलेशन कर देंगे तो ये एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में, इनर्ट कंपाउंड में रहेगा, तो इसकी जो भी टॉक्सिसिटी होती है वो नलिफाई हो जाएगी हमारे बॉडी में, फिर इसका कोई भी ऐसा अनवांटेड इफेक्ट नहीं रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेशन थेरेपी बोलते हैं। इसको हम इनएक्टिवेट करा देते हैं बाहर से कुछ एजेंट देके। तो जहां पे हम ये आर्सेनिक को डिटॉक्सिफाई कराते हैं उस एजेंट्स का नाम है डाइमर कैप्रोल, बहुत कॉमन नेम है डाइमर कैप्रोल। इसका जो दूसरा नेम है ये ब्रिटिश है, यहाँ पे एच छूटा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड भी बोलते हैं। ये जो ब्रिटिश एंटी लुइसाइड है इसको हम कॉमन डे टू डे लाइफ में बाल बोल के बोलते हैं, BAL, बाल थेरेपी बोलते हैं। और इसको कोई डाइमर कैप्रोल भी बोलता है, जनरली इसको हम ब्रिटिश एंटी लुइसाइड भी बोलते हैं। हम इससे चिलेशन कर सकते हैं ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। अगर ये नहीं है तो हम पेनिसिलामाइन जाएंगे। पेनिसिलामाइन भी बहुत अच्छा चिलेशन एजेंट है, मगर क्या है कि ये पेनिसिलिन ग्रुप का है तो बहुत सारे लोगों को एनाफाइलेक्सिस हो सकती है, इसलिए जहां पे भी हम पेनिसिलिन यूज करेंगे, पेनिसिलामाइन यूज करेंगे, वहां पे हम एनाफाइलेक्सिस है कि नहीं है वो सेंसिटाइजेशन टेस्ट करके ही इसमें जाएंगे। फिर एक दूसरा आता है डाइमर कैप्टोसक्सेनिक एसिड बोल के, DMSA बोलते हैं इसको, डाइमर कैप्टोसक्सेनिक एसिड। ये भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है, और इसके साइड इफेक्ट भी BAL से कम है। मगर दिक्कत क्या है कि इंडिया में जनरली DMSA नहीं मिलता है, बहुत जगह में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। आज कहीं कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमको DMSA देखने को मिलता है, हाउएवर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में एकदम लिमिटेड है। तो या फिर अगर इसकी अवेलेबिलिटी है तो ये बहुत अच्छा एजेंट है DMSA। पेनिसिलामाइन भी अच्छा है, मगर एलर्जी का रिस्क रहता है, एडवर्स इफेक्ट का रिस्क रहता है, तो हम सेफ साइड में बाल थेरेपी में जाते हैं। हाउएवर अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके रेजिमेंट है कि हम बाल थेरेपी कैसे यूज करेंगे। बाल का जो स्टैंडर्ड थेरेपी है वो 3 to 5 mg पर kg के हिसाब से हम देंगे। डीप आयम, स्लो आयम देंगे, और इसको हम हर 4 घंटे में रिपीट कर लेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक यूरिन लेवल 50 माइक्रोग्राम से कम ना आ जाए 24 आवर में। जनरली ये 7 दिन से 10 दिन तक चलता है अपना बाल का जो ये थेरेपी है, हर 4 घंटे में डीप आयम इंजेक्शन लगते रहते हैं। अगर आदमी को पेनिसिलामाइन से कोई एलर्जी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पेनिसिलामाइन इससे कंपैरेटिवली अच्छा काम करता है। 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से 6 आवरली हम इसको 5 दिन तक पेनिसिलामाइन दे सकते हैं। इसका भी अच्छा रिजल्ट है, बट वी हैव टू लुक कि वहां पे कोई हाइपर सेंसिटिविटी है कि नहीं है। DMSA इन दोनों से भी अच्छा इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है।
जनरली अगर हम देखेंगे यूके यूएसए में डीएमएसए ही ज्यादा यूज होता है, मगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रेडिली अवेलेबल नहीं है, इसकी शॉर्टेज है, अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली है और ये जनरली हमको देखने को नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे चिलेशन के बारे में कुछ हमने नोट भी ऐड किया है मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्टार्टिव कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज मोर देन 200 माइक्रोग्राम। 100 में पॉइजनिंग है, डिटेक्ट हो जाता है, क्रोनिक पॉइजनिंग हो सकती है। अगर हम चिलेशन थेरेपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो 200 माइक्रोग्राम पर लीटर से ऊपर होना चाहिए। और एक्यूट पॉइजनिंग में अच्छी इसका रिजल्ट है, पुअर रिजल्ट से क्रोनिक पॉइजनिंग में। हाउएवर क्रोनिक पॉइजनिंग में भी हम दे सकते हैं, मगर जो इसका अच्छा रिजल्ट है, क्लिनिकल आउटकम जो है वो एक्यूट पॉइजनिंग में ज्यादा अच्छा है। और आदमी को हम स्टेबिलाईजेशन करेंगे। हीमोडायलिसिस आर्सेनिक पॉइजनिंग में अच्छा काम करता है, तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक्स है तो हम हेमोडायलिसिस टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, राइट। एक हमको यहाँ पे बहुत की पॉइंट है, ये जनरली आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अगर कहीं पे किसी को आर्सेनिक की क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाती तो उस आदमी को कार्सिनोजेनेसिस होने के चांसेस, नियोप्लाज्म कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। तो हमको हर 6 महीने में, हर साल में आदमी को मॉनिटर भी करना चाहिए अगर किसी को क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है कि कोई नियोप्लास्टिक चेंजेस तो बॉडी में नहीं आ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को कार्डियक सिम्टम्स है तो बीपी कम है तो हमको वैसोप्रेसिन देने पड़ेंगे। अगर बीपी ज्यादा है तो फिर टायरोटिक्स या फिर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी देके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी थेरेपी में डिस्निया है तो बीटा 2 ब्लोकर्स वो देखिए हम इसको मैनेज करेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे। हेमाटोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स है, अगर किसी कोई पे एनीमिया आ रहा है, ऐसी सारी चीज है तो हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। और इसको छोड़ के हमारा जो सपोर्टिव मैनेजमेंट रहता है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट तो हमेशा हर पॉइजनिंग में ही रहता है। जो भी आदमी को एसोसिएटेड सिम्टम्स आएंगे हम सिम्टम्स को अकॉर्डिंगली मैनेज करते रहेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द आर्सेनिक पॉइजनिंग केस। तो हम इसको खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, 20th मोस्ट कॉमन मेटल इन दी अर्थ। एक्यूट पॉइजनिंग में सबसे लीड है और क्रोनिक पॉइजनिंग में सेकंड है लीड के बाद में। तो ये जनरली कंटामिनेटेड वाटर से आता है हमारे उसमें, या फिर और भी कंटामिनेटेड सोर्स में हमारा कंटिन्यूस एक्सपोजर रहेगा तो वहां से आर्सेनिक आएगा। एफिनिटी स्पेशली इसकी जीआईटी के साथ रहती है और डर्मल इनहेलेशन से भी अंदर जा सकता है। एक्यूट में बहुत रैपिड सिम्टम्स आ जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को ब्लॉक कर देता है, लिपोइक एसिड को जाके एटीपी प्रोडक्शन कम कर देगा। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, क्रेब्स साइकिल को हैम्पर करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट देके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जीआईटी स्किन और पेरिफेरल नर्व्स और लिवर रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है तो बेसिकली इरिटेशन जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर इंजेक्शन है तो फिर हमको कार्डियक सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और हेपेटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो इसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे उसमें से कार्लिक नाइक ऑर्डर, मीज लाइन, फिर हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर केराटोसिस, हेयर लॉस, ये सारे जो इसके हैं इसके टिपिकल क्लासिकल सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस यूरिन पे इसका कंसंट्रेशन जो है 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा हो जाता है 24 घंटे में। मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर, अगर एक्यूट पॉइजनिंग है तो हम इमेसिस और गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। चिलेशन थेरेपी, ब्रिटिश एंटील्यूवेसाइड्स, बाल या डाइमर कैप्रोल बोलते हैं। अगर पेनिसिलामाइन से एलर्जी नहीं है तो पेनिसिलामाइन से भी कर सकते हैं। और फिर जो डीएमएसए है उसकी अच्छी एफिकेसी है, मगर उसकी अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। अगर अवेलेबल है तो हम डीएमएसए में जा सकते हैं। और चिलेशन थेरेपी कब चालू करना है, जब 200 माइक्रोग्राम से ऊपर है कंसंट्रेशन, तब जाके हम इसको चालू करेंगे। और इसमें हीमोडायलिसिस का अच्छा काम है। क्रोनिक पॉइजनिंग है तो हम वहाँ पे कार्सिनोजेनेसिस के लिए मॉनिटर करते रहेंगे और जो भी अकॉर्डिंगली अपना स्टेबिलाईजेशन और इवेल्यूएशन वाला जो प्रोसेस हमने शुरू में पढ़ा था वो हम करते रहेंगे, राइट। अगर यहाँ पे फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज्यादा है, राइट, एनायोनिक गैप ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में हम सोडियम बाइकार्बोनेट देके उसको आराम से मैनेज कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द आर्सेनिक पॉइजनिंग, very important from exam point of view. So I request all of you to please go through this again and again. So I will soon share these notes in the Telegram group, so stay tuned to Telegram group for the notes also. तो हम जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम एक और अच्छी क्रोनिक टॉक्सिसिटी लेके आएंगे हैवी मेटल की, जो है लेड पॉइजनिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।